नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरोकार कार्यक्रम में। मैं हूं श्याम सुंदर। केरल में अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है और लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ ने राज्य में भीषण तबाही मचाई है। अनुमान के हिसाब से इस बाढ़ ने करीब 20,000 करोड़ का नुकसान कर दिया और राज्य को इस तबाही से निकलने में बरसों लग सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के अलावा देश के हर कोने से और हर वर्ग से केरल के लोगों की मदद के लिए हाथ उठे। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे लोगों की मदद के क्रम में कई हीरो सामने आए। कहीं मछुआरे, कहीं सेना या एनडीआरएफ के जवान, तो कहीं कोई छात्रा या फिर गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता। इंसानियत और मदद की कई नई मिसालें इस त्रासदी से सामने आई। केरल के अलावा कर्नाटक के भी कुछ जिलों में बाढ़ ने व्यापक नुकसान किया। भारत के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो बाढ़ यहां सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। इस साल बाढ़ की वजह से देश भर में करीब 1100 लोगों की जान जा चुकी है। 1953 से 2017 के बीच के आंकड़े कहते हैं कि समय के साथ बाढ़ में जान के नुकसान को काबू करने में हमने काफी हद तक कामयाबी पाई है, लेकिन अभी भी बाढ़ व्यापक आर्थिक नुकसान करती है। हर प्राकृतिक आपदा जहां तबाही मचाती है, वहीं कई सवाल भी छोड़कर जाती है और कई सबक भी। केरल की बाढ़ के बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या इस बाढ़ का पूर्वानुमान सटीक था? क्या राहत और बचाव मशीनरी ने सही तरह से और सही समय पर काम किया? क्या पर्यावरण और बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं? इन सभी सवालों पर बात करेंगे, लेकिन आइए पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। चारों तरफ पानी का सैलाब, जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते लोग। ये मंजर है केरल में आए बाढ़ का। केरल में इतनी भीषण बाढ़ करीब 100 साल बाद आई है। इस बाढ़ की वजह से यहाँ अब तक करीब 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। राज्य की सभी नदियां लबालब भरी हुई हैं। बांधों का जलस्तर क्षमता से अधिक हो गया है। अब तक राज्य की लगभग 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। राज्य और केंद्र सरकार अपने स्तर पर राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। साथ ही आम लोगों से लेकर मछुआरे, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। केरल की बाढ़ का एक स्वाभाविक कारण अधिक वर्षा है। केरल में सामान्य से कहीं अधिक बारिश हो सकती है, इसका अनुमान मौसम विभाग की तरफ से दिया गया था। लेकिन बारिश इतनी अधिक होगी और इससे इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। इस त्रासदी का एक कारण बारिश साफ साफ नजर आता है। और यह भी सच है कि बारिश, भूकंप या चक्रवात जैसी आपदाओं को रोकना संभव भी नहीं है। लेकिन आपदाओं का पूर्वानुमान नुकसान को तो कम कर ही सकता है, साथ साथ राहत और बचाव के काम में भी मदद कर सकता है। लेकिन आपदा के पूर्वानुमान के अलावा भी कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। मसलन पर्यावरण से छेड़छाड़, बढ़ती गर्मी और बदलता मौसम। इन कारणों से दुनिया भर के मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखे जा रहे हैं। कई पर्यावरणविदों का मानना है कि केरल की बाढ़ के नुकसान की एक बड़ी वजह पर्यावरण से छेड़छाड़ है। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने भी पहाड़ों पर अनियोजित विकास और पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर लगातार हो रहे विकास कार्यों पर सवाल उठाए थे। ऐसा ही 2014 में श्रीनगर और 2015 की चेन्नई बाढ़ में देखने को मिला, जिसमें बिना सोचे समझे और नियोजन के हुए विकास ने पल भर में ही दोनों शहरों में तबाही मचा दी। दुनिया भर के सभी देश जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न सिर्फ पर्यावरण पर पड़ रहा है, बल्कि इसका वास्तविक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। यूरोपियन एकेडमी साइंस एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार 1980 के बाद दुनिया भर में बाढ़ जैसी घटनाएं लगभग दोगुनी हो गई हैं।
इसलिए जरूरी है कि राहत और बचाव के इंतजामों के साथ बदलते मौसम पर भी शोध किया जाए। नेहा सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। मेरी दाईं तरफ से आप देख सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर मौजूद हैं, जो मौसम विभाग के महानिदेशक रहे लंबे समय तक, शायद सबसे लंबे समय तक आप इस पद पर रहे और एक जाना माना नाम है इस क्षेत्र में। उनके साथ ही मीनाक्षी गुप्ता खड़ी हुई हैं, को फाउंडर हैं गूंज की। बरसों से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के बीच में वो काम कर रही हैं, उनका संगठन काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी। उनके साथ ही खड़े हुए हैं संजय कुमार, डायरेक्टर जनरल हैं एनडीआरएफ के। ये फोर्स है जिनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है रिस्पॉन्स की प्राकृतिक आपदा की सूरत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। और उनके साथ ही खड़े हुए हैं डडवाल साहब, ऋषि पाल डडवाल साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय सेवा भारती के, और वो भी प्राकृतिक आपदाओं की सूरत में उनका संगठन लोगों के बीच में काम करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी बाईं तरफ प्रोफेसर ए.के. गोसाई आईआईटी दिल्ली से खड़े हुए हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, वो अपनी बात कहेंगे, अपने सवाल रखेंगे और कोशिश करेंगे अपने यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो उन सवालों के जवाब दे पाएं। लेकिन और इसके अलावा हमारे संवाददाता जल्दी ही अखिलेश सुमन केरल से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो वहाँ के ताज़ा हालात हमें बताएंगे, बल्कि वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखिलेश, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, अगर आप ग्राउंड ज़ीरो से हमें एक अंदाज़ा दे सकें कि अभी क्या हालात हैं। पानी उतरने की खबर है, लेकिन क्या लोग घर लौट रहे हैं या अभी भी रिलीफ कैंप में ज़्यादातर लोग हैं, और नुकसान का किस तरह का आकलन आपका है? श्याम, जो आपने सवाल पूछा है वह सवाल ग्राउंड जीरो पे अभी स्थिति यह है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत सारे इलाकों में से पानी नीचे निकल गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जिसमें पानी अभी भरा हुआ है। जैसे इनका घर है, इनके घर में पानी है, इनकी जो यहाँ पत्नी है उनके घर में अभी भी पानी है। लेकिन जो पानी निकलने के साथ साथ जो एक अन्य जो लोगों के जेहन में बात आ रही है कि घरों में पूरे घुटने भर कहीं कहीं कीचड़ भरे हुए हैं, किसी किसी घर में सांप पड़े हुए हैं। एक घर में तो कल किसी ने बताया कि 45 सांप पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सांपों को भगाने के लिए आपको किरासन तेज छिड़कना पड़ता है ताकि वे निकल जाएं। कोई मारना नहीं चाहता सांपों को। तो जो हालात ये है कि रिलीफ कैंप्स में अभी लोग हैं, अभी लोग रिलीफ कैंप से वापस नहीं जा रहे हैं। अगर कुछ एक लोग जा रहे हैं तो घर देखकर फिर वापस आ रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से सहयोग मिले ताकि वे अपने घरों को अखिलेश, अगर आप हमें बता पाएं, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि जो नुकसान है उसको 20,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, और तो ये नुकसान तो हुआ है और जाहिर है कि केरल को अपने पैरों पर खड़ा होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत प्रगतिशील राज्य है भारत का केरल, बहुत आगे बढ़ा हुआ राज्य, न सिर्फ साक्षरता और दूसरे मामलों में बल्कि आर्थिक तौर पर भी काफ़ी संपन्न राज्य केरल को माना जाता है। तो एक तो बचाव और राहत का काम किस तरह का हुआ है, जो रिस्पांस था पूरे सिस्टम का और समाज का, वो किस तरह का था, और आपको क्या लगता है कि काफी समय लगेगा केरल को पटरी पर लौटने में? निश्चित तौर पे देखिए, बचाव कार्य के बारे में मैं बताऊं कि बचाव कार्य में 3 तरह के लोग लगे। एक तो सबसे पहला जो काम किया वो मछुआरों ने किया। मछुआरों को चूंकि ट्रेनिंग होती है, ऐसे पूरे पानी से ग्रस्त इलाके में समुंदर में जब वे चले जाते हैं तो यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था उनके लिए। इसलिए सबसे पहले आप जहां देखेंगे दूर दराज इलाकों में, गाँव में मछुआरे सबसे पहले गए और उन्होंने लोगों को निकाला बाहर। कहते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को मछुआरों ने निकाला। उसके बाद स्थानीय नौजवान थे, जिसमें से ये लोग हैं, और स्थानीय नौजवानों ने लोगों को निकाला, चूँकि गाँव में फ़ोन काम करना बंद कर दिया था, किसको खबर करें। और तीसरी जो स्थिति हुई उसमें कि आर्मी के जवान, नेवी के जवान और एयरफोर्स के जवान ने काफ़ी जाबाजी दिखाते हुए जहां जहां उनको सूचना मिली वहां वे गए और वहां से उन्होंने निकाला। तो कहते हैं कि तकरीबन सारे जो फंसे हुए लोग थे सारे निकाल लिए गए हैं।
जो गैर सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से कहते हैं कि 400 के करीब लोग, हालांकि सरकारी जो आंकड़े जो दिए जाते हैं वो पूरी तरह पुष्ट होने के बाद दिए जाते हैं, तो वो सरकारी आंकड़ा 247 के आसपास का है। और 32 लोग के बारे में कहे जाते हैं कि मिसिंग है, उनके परिवार के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि वे कहाँ हैं। तो ये जो क्षति का मामला है, और जहां तक आप पैसे की बात करें कि कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है श्याम, इसके बारे में अभी फिलहाल चूंकि सरकार की एक मशीनरी होती है वो तो तत्कालिक तौर पे एक आकलन देती है, लेकिन जो है कि एक फसल पूरी तरह खत्म हो गई। और जो धान की फसल थी, केरल में धान की काफी अच्छी फसल होती है, धान की फसल पूरी तरह खत्म हो गई। कोकोनट के ट्री हैं, बहुत सारे कोकोनट के ट्री खत्म हो गए। जहां तहां कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो उसमें रबर के प्लांट भी कहीं खत्म हो गए हैं। तो धान की फसल जहां खत्म हुई है वो तो ठीक है, अगले फसल में उसको वापस ले लिया जा सकता है। अगर उनको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा तो उनको इससे फायदा होगा कि इस क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो असली मामला आता है कि जिनके घर गिर गए हैं और जिनके घर के सारे सामान नष्ट हो गए हैं, उनको किस तरह से नुकसान किया जाएगा, इसके बारे में सरकार को सोचना है कि तो क्या बड़ी चुनौतियां केरल के सामने, न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि समाज के सामने भी है। टूरिज्म को भी भारी नुकसान हुआ है, और खेती किसानी के बारे में आपने बात की थी, तो भारी नुकसान, भारी तबाही हुई है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही केरल फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा। जैसे कि हमने कहा कि केरल काफ़ी आगे बढ़ा हुआ समाज है वहाँ का, और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी ही वो लौटेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण साहब, आपके साथ चर्चा शुरू करना चाहेंगे। अभी केरल की बाढ़ के बाद ये बड़ी चर्चा हो रही है कि इस नुकसान को कम किया जा सकता था अगर मौसम का पूर्वानुमान सटीक होता। तो अगर मौसम की बात करें, मौसम विज्ञान की बात करें, तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? भारत कहाँ पे खड़ा हुआ है? कितना मुमकिन है कि हम सटीक पूर्वानुमान लगा सकें, और केरल के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? श्याम जी, किसी भी आपदा का पूर्वानुमान अगर बेहतर हो तो हम उससे बेहतर जूझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूर्वानुमान कितने समय पहले हो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और स्थान परक भी हो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक अभी भारत में मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं उनके पूर्वानुमान का प्रश्न है, मैं समझता हूं आज की तारीख में देश में जिस प्रकार की प्रेक्षण व्यवस्थाएं हैं, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस काफी सघन है, और जिस प्रकार के आंकड़ों के संचारण की व्यवस्थाएं कायम की है देश में वो भी ठोस है, और जिस प्रकार के मॉडल प्रयुक्त करते हैं हम पूर्वानुमान करने के लिए, और जिस प्रकार संदेश आम जन तक और खास तौर से जो आपदाओं से लड़ने वाले संगठन हैं उन तक पहुंचाने का प्रश्न है, ये व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है, मेरा मानना ऐसा है जी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पूर्वानुमान 100% हो, ऐसा किसी भी पूर्वानुमान, क्योंकि पूर्वानुमान तो अनुमान है जी। जो अभी केरल की विभीषिका जो हुई है जी, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जो बाढ़ आती है, खासतौर से हम बाढ़ की ही चर्चा करेंगे इस वक्त, क्योंकि ये इसी से बड़ा सरोकार है जी। बाढ़ के कई प्रकार होते हैं, और केरल में जो बाढ़ आई है वो उत्तराखंड की बाढ़ से अलग है जी। यहाँ बाढ़ नदियों में जब जलस्तर बढ़ जाता है या जलाशयों से नदियों में पानी आता है, वो जब आगे आकर नुकसान करता है तो वो बाढ़ है। परोक्ष रूप से अतिवृष्टि से उनका सीधा संबंध है, इसलिए अतिवृष्टि का पूर्वानुमान अगर बेहतर हो तो निश्चित रूप से आप बाढ़ का भी पूर्वानुमान बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि केरल छोटे से राज्य में करीब 44 नदियां हैं जी, और छोटे बड़े 34 जलाशय हैं, और केरल एक ऐसा राज्य है जहां से जल निकासी बहुत सुदृढ़ है प्राकृतिक तौर पर। लेकिन समय जो मिलता है पश्चिमी घाट में पानी गिरने से लेकर के और अरब सागर पहुंचने में जी, वो समय बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप 3 दिन पहले भी पूर्वानुमान दें तो मैं समझता हूं कि आप प्रबंधन बेहतर कर सकते हैं। और इस बार मैं जो देख रहा था पूर्वानुमान अच्छा था, और समय पर इसका पूर्वानुमान दिया गया था। हाँ, अलग कुछ लोग कहते हैं कि गुणात्मक रूप से जितनी बारिश गई उससे कहीं अधिक हो गई। लेकिन मैं एक चीज रेखांकित करना चाहूंगा
कि केरल के 13 जिलों में सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं ऊपर वाले, जी वहां पर बारिश सामान्य से 75 और 91% हुई है, जी लेकिन विभीषिका ज्यादा हुई है। उसके सटे हुए तमिलनाडु के जो जिले हैं, जी वहां तेनी में 350% अधिक हुई है सामान्य से, जी और कोयम्बटूर के जो सटे हुए इलाके वहां 450-450% अधिक हुई, वहां नुकसान नहीं हुआ। तो ये बात को रेखांकित करता है कि ये बारिश के अलावा भी कहीं न कहीं कुछ पेच है। जी, और उस पेज के बारे में मैं प्रोफेसर ए के गोसाई आपसे पूछना चाहूँगा। अभी बड़ी चर्चा हो रही थी माधव गाडगिल कमेटी की कि उन्होंने 2010 में कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 2011 में वेस्टर्न घाट्स को लेके, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि उसको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। और उसके अलावा भी कई और जानकार ये कह रहे हैं कि नुकसान को पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं पर्यावरण से जुड़े हुए या जो कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, अगर उस पर रोक लगाई गई होती तो नुकसान शायद कम होता। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम पहले से, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर कंट्री में उन्होंने डिमार्केशन की हुई है, जिसे हम फ्लड प्लेन जोनिंग कहते हैं, कि जब इस टाइप की एक्सेसिव रेनफॉल हो तो कितनी रेनफॉल होने से या कितना डिस्चार्ज नदी में आने से कहाँ तक पानी जाएगा, जी वो डिमार्केशन अभी हमने नहीं करी है। पिछले, हम बात कर रहे हैं उसकी, पिछले करीब 40 साल से। जी 74 में पहली एक एडवाइजरी गई थी सेंटर वाटर कमीशन से सब स्टेट्स को कि ये डिमार्केशन जिसको हम फ्लड प्लेन जोनिंग कहते हैं, उसमें ये पता चलता है कि कौन सा एरिया सेफ है, जी किस एरिया में क्या एक्टिविटी अलाउ की जा सकती है, और उसके ना होते हुए किस टाइप की एक्टिविटीज़ हम उसमें डाल रहे हैं। जैसे आपने बताया, उसका चेन्नई का केस बताया या श्रीनगर का केस बताया, हमने ऐसी ऐसी जगह पे लोगों को बसा के रखा हुआ है जो कि बिल्कुल फ्लड प्लेन के अंदर आते हैं, जो मेन चैनल है उसके बिल्कुल साथ में है वो। तो वहाँ अगर आप लोगों को बिठा देंगे, उनको आप इस्टेब्लिश कर देंगे, तो उनका बचना तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ी से पानी आता है, इतनी जल्दी पानी आता है कि उसमें आपकी एडवाइजरी जो है वो भी शायद काम नहीं करे। जी, और ये जो एक मुद्दा है। दूसरा, जैसे राठौर साहब ने कहा कि हमारी आईएमडी के पास अभी आजकल जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। सारी कंट्री के लिए ये एडवाइजरी देते हैं, सिर्फ एडवाइजरी नहीं देते, 7 दिन पहले का अनुमान भी देते हैं कि कितना पानी बरसने वाला है कौन सी जगह पे। और हमारे हम आईआईटी दिल्ली से और हमारा एक और ग्रुप है जी, उनको हम लेके कुछ एरियाज़ में हम वो फोरकास्ट दे रहे हैं। जैसे तापी रिवर है जी, सूरत के लिए पिछले 7 साल से हम फोरकास्ट दे रहे हैं मॉडलिंग यूज़ करके। जी, जब आज जैसे उन्होंने अनुमान लिख दिया कि अगले 7 दिन में ये इतना बारिश होगी, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि पानी कितना आएगा रिजर्वायर में, और रिजर्वायर को ऑपरेट कैसे किया जाए। क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि मैंने जो वहाँ पे एक बांध बना के इतना बड़ा जलाशय बना रखा है, वो आपने इसलिए बना रखा है क्योंकि आप पानी जो है बाद में रोक करके बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो उसमें एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन पॉलिसी आप ये चाहते हैं कि जब हमारा बारिश का मौसम ख़त्म हो तब तक वो बड़ा होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में अगर आपको पहले से पता हो, 3 दिन पहले पता चल जाए कि मेरा पानी इतना आने वाला है इसके रिजर्वायर के अंदर, तो मैं उसको रिलीज़ धीरे धीरे शुरू कर दूंगा करना। जैसे कि इस बार उडुपी में नहीं किया गया, या ऊपर जो मुल्लापेरियार डैम है वहाँ से नहीं किया गया, हमने तब जगह जबकि पानी वहाँ भर गया और बारिश पीछे से और आ रही है। सो टेक्नोलॉजी में तो ये सब चीज़ें हैं जी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास विश्व स्तरीय तकनीक है जहाँ तक मौसम विज्ञान का सवाल है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मीनाक्षी आपके पास आना चाहूँगा। आपके लिए बाढ़ आना, बाढ़ से लोगों का प्रभावित होना और राहत काम एक रूटीन का हिस्सा है, हर साल आप करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तराखंड जैसी भीषण आपदा आती है, या ओडिशा में जिस तरह से चक्रवात आता है, या फिर अभी केरल की जो स्थिति है, पूर्वानुमान कितना ज़रूरी है आप जैसे संगठनों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जो राहत और बचाव के काम में रहते हैं? देखिए, गूंज के केस में मैं ये कह सकती हूँ, अनफॉर्चुनेटली पिछले लगभग 20 साल होने आ रहे हैं अब
और लगातार हम लोग डिज़ास्टर्स में काम कर रहे हैं। और फ्लड उसमें ऐसा डिज़ास्टर है जो हर साल आपने जैसे कहा जी। हम देख रहे हैं। अब पिछले कुछ सालों में हुआ ये है कि आप शुरुआती टाइम में अगर मैं सोचूं शुरुआती सालों में तो नॉर्थ में आप ज़्यादातर देखते थे कि नॉर्थ में फ्लड्स हैं, हर साल आएंगे, कुछ एक राज्यों में आते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में हैं, कुछ एक राज्यों में आते हैं, और वो एक ऑलमोस्ट एक रूटीन तौर पे आपको पता ही है कि वो एरिया फ्लडेड होंगे। बट अगर अभी के पिछले कुछ सालों में देखें तो ऐसी ऐसी जगहों पे फ्लड्स आए हैं, आपने खुद जिक्र किया चेन्नई में, श्रीनगर में, ऐसे कुछ राज्यों में फ्लड्स आए हैं, राजस्थान से लेके महाराष्ट्र से लेके, जहाँ पे कि मतलब बुंदेलखंड में जहाँ सूखा पड़ा हुआ था। और एक साल आपने देखा कि सूखे पे काम कर रहे थे हम लोग, और दूसरे साल हम फ्लड पे काम कर रहे थे जी, बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है जी। तो वो चीजें जो है वो हम पिछले कुछ सालों में होते हुए देख रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि दोनों मतलब अगर हम अपने काम को देखें तो हम जान रहे हैं कि जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, जो वजह हैं उन फ्लड्स के होने की, वो कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं। और इस देश में अब पूरे अगर देश के तौर पे देखा जाए तो हमको डिजास्टर्स को एक अलग तौर पे देखना पड़ेगा और लोगों में जाके उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपर्ट एजेंसीज के काम पे रुक जाए, क्योंकि जितना बड़ा स्केल केरला में फ्लड ने लिया, और अभी आपकी फिल्म में भी जो बता रहे थे कि पहले मछुआरों ने हेल्प की, फिर लोगों ने हेल्प की, फिर एजेंसीज आई, तो लोगों का बड़ा एक रोल है उसमें, और उस रोल को हमको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्केल है कि लोगों के इन्वॉल्व हुए बगैर होगा जो आप ये कह रहे हैं समाज को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला रिस्पॉन्स समाज का होता है, आपके आसपास के लोगों का होता है। मैं लौटूंगा मीनाक्षी, आपसे बात करेंगे, लेकिन संजय कुमार जी, आपकी एजेंसी की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी अगर आपदा आती है तो आप सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले लोगों में से होते हैं। मुझे इत्तेफाक से उत्तराखंड त्रासदी कवर करने का मौका मिला था, वहाँ पर भी एनडीआरएफ ने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन टाइम पे मदद पहुँचना बेहद ज़रूरी होता है। और कई बार बहुत दुर्गम इलाके होते हैं, केरल की बाढ़ में भी जो पहाड़ी इलाके हैं, जो वेस्टर्न घाट के इलाके हैं, या जो कर्नाटक में जो हिस्सा पड़ता है पहाड़ी इलाका, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। वही उत्तराखंड में भी लोगों तक पहुँचना, मदद लेके लोग तैयार थे, नीचे हम लोग देखते थे कि एयरपोर्ट पे सामान भरा पड़ा है, लेकिन हेलीकॉप्टर छोड़ के कोई रास्ता नहीं था उस राहत को वहाँ पहुँचाने के लिए। तो एक जो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है कि आप अगर जहाँ लोग रहते हैं, जैसे मीनाक्षी ने कहा कि एक तो आम लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कि आपदा में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, अब बाढ़ आ सकती है अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, उसी तरह से जो बाकी आपदाएं हैं उसमें भी एक ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है। एक तो समाज के तौर पर हम कितने तैयार हैं, जो दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन के टाइम से, बड़ा देश है हमारा, सब कुछ दिल्ली से अगर आप भेजने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो क्या डिसेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम है हमारा कि टाइम से हम लोगों को मदद पहुँचा सकें? जी हाँ, जैसे ही किसी आपदा की सूचना हमें मिलती है तो सबसे पहले जो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है या जो रिस्पांस है वो एनडीआरएफ की तरफ से करने का प्रयास किया जाता है, ताकि हम जो थर्ड लेवल रिस्पांस है, ये नेशनल लेवल रिस्पांस है, उसको हम दे सकें। किसी भी आपदा के समय जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो लोकल लोग होते हैं, जैसा कि आपने देखा कि इस केरल की स्थिति में मछुआरे थे, स्थानीय लोग थे। उसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम्स वहाँ पहुँची, और जैसे जैसे आपदा की स्थिति बनती गई या इलाकों तक फैलती गई, वैसे वैसे हमने टीम्स भेज करके उन जगहों पर प्री पोजीशन किए टीम्स, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। इससे स्टेट के कोऑर्डिनेशन से और जो फोरकास्ट होते हैं उन सब के साथ मिल करके ऐसी स्थिति बनती है। तो केरल में भी जहाँ कर 3 या 4 टीम हमारी शुरू में तैनात की गई थी, जैसे जैसे स्थिति बनती गई हमारी 18 टीमें हुई, उसके बाद 35 टीमें हुई और 58 टीम। जो मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत बड़ा देश है हमारा, दिल्ली और केरल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं उसी पर तो आ रहा हूँ। क्या जो राज्यों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन का एक सवाल, और राज्यों के स्तर पर टीम तैयार होना बचाव की और राहत की, जिला स्तर पर क्या वो सिस्टम है? निश्चित रूप से जो हमारा प्रावधान है, इसमें जो सिस्टम का है प्रावधान, उसमें सिस्टम के अंतर्गत ये है कि एक नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, उसके अलावा एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होगा, और वो लोग तब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के या स्थानीय लेवल के या फर्स्ट रेस्पॉन्स कहें और स्टेट लेवल पर सेकेंड लेवल का रेस्पॉन्स दे सकें, जब तक कि आपदा मोचन बल या एनडीआरएफ वहाँ पहुँचे।
एनडीआरएफ के अभी 12 बटालियन 12 स्टेट्स में हैं। जी। उसके साथ ही हमारे 26 जगहों पर रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर्स हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी या गोल्डन आवर में लोगों तक पहुंच सकें और उनको मदद दे सकें। जी। इसके अलावा हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं स्टेट से, जहां कहीं भी इस तरह के हम फोरकास्ट होते हैं, इस तरह की स्थिति बनती है या जो हमें पूर्वानुमान है उसके अनुसार हम टीम्स प्री पोजीशन करते हैं, ताकि हम वहां लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसके अलावा हम जो स्टेट की एजेंसीज है उसको भी प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो भी तैयार रहें इसके लिए। उसमें दोनों तरह के हैं, जैसे कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, पुलिस है, होम गार्ड है, फायर सर्विसेज हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को के लिए भी हम तैयार करते हैं। दूसरी तरफ जो कम्युनिटीज़ है उसको तैयार करने के लिए हम उनका प्रशिक्षण भी कराते हैं। जी जी, मैं लौटूंगा संजय जी आपके पास, लेकिन ऋषिपाल डडवाल जी, आपका संगठन हर आपदा में आगे आकर लोगों की मदद करता है, जो प्रभावित लोग होते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि जो इस तरह की आपदाएं आती हैं, राहत और बचाव का काम एक बड़ी चुनौती होती है, तो एक संगठन के तौर पर आपका अनुभव क्या कहता है कि कितने तैयार हैं हम, हमारा समाज? जैसे केरल के बारे में हमने कहा कि हर तरफ से मदद भेजी जा रही थी, लेकिन ये इस तरह की भी रिपोर्ट आई कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पहुंच रही थी जिनकी शायद अब ज़रूरत उतनी नहीं थी। जिन चीज़ों की ज़रूरत थी शायद वो चीज़ें नहीं पहुंच रही थी, तो वो सब जानकारी देना, वो उस तरह का अवेयरनेस लाना और वो एक नेटवर्क भी बनाना कि किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और वही चीज़ें पहुँचें, सही जगह पे पहुँचे, सही लोगों तक पहुँचे, क्या वैसी व्यवस्था बन पाई है हमारे देश में? जो आपने अभी 2-3 सवाल रखे जी, कि सन 47 से ही हमारा संगठन आज तक जितनी भी आपदाएं आई, किसी भी प्रकार की आई, चाहे वो प्राकृतिक थी या अन्य प्रकार की, जैसे बहन जी ने भी कहा हमने कुछ साल पहले सूखे पर किया, तो ऐसे विषम परिस्थितियों में संघ के स्वयंसेवक और संघ समाज के साथ ही चलता है। तो सबसे पहले तो समाज का ऐसी स्थितियों में, मेजर साहब ने इन्होंने भी बोला, भाई साहब ने, डायरेक्टर जनरल जी ने, कि समाज खड़ा हो जाता है, सबसे बड़ी उनकी एक हेल्प मिलती है। तो लेकिन जो आज केरल की स्थिति बनी है कि चारों तरफ एक जल प्रलय थी, और ऐसे में मैंने भी देखा है कि समाज की संवेदनाएं खड़ी होती हैं और लोग स्वयं भी कुछ चीज़ें वहाँ भेजते हैं। मीडिया के द्वारा लगे हुए कैंपों के एड्रेसेस, लोकल लेवल पर कुछ लोगों के संपर्क होते हैं, तो लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार किसी को भी जो लगता है कि मुझे ये भेजना है वो भेज देता है, जिसे कहते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपने कहा। जी, हमने अपना नेटवर्क बहुत अच्छा किया हुआ है। केरल में देशीय सेवा भारती के नाम से सभी राज्यों में काम होता है। 360 NGOs जो हमारे साथ एफिलेटेड हैं। आज की स्थिति ये है कि जो मेरे पास करंट आज का जो डाटा है, 150 कैंप्स तो रिलीफ के चल रहे हैं और 1-2 डिस्ट्रिक्ट का अभी वर्णन आया है। एक डिस्ट्रिक्ट में 200 कैंप सिर्फ मेडिकल के चल रहे हैं, जहां बहुत पानी है। जी, एक अभी मैं इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं सरकार को भी। जब मैं इधर को आ रहा था, यहाँ अभी कोई नहीं पहुंचा उड़की में, अगर आप में से कोई बैठा हो तो जानते होंगे, तो उड़की में कोई घर नहीं बचा है। 201 जगह के गांव के 200 से ऊपर घर थे, सारा के सारे घर गिर गए हैं। अब वहां कोई मकान नहीं दिखाई दे रहा और सारे लोग ऊपर मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि ऋषिपाल जी के जो चुनौतियां होती हैं एक संगठन के लिए राहत और बचाव के वक्त में, वो क्या होती हैं और क्या किया जाना चाहिए उस वक्त में? हाँ, हमारी ओर से स्वयंसेवकों को और संस्थाओं को हम डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जी, लोकल मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं उनको हम देते हैं। अभी एक संजय जी ने बताया, जो उन्होंने सिस्टम बताया वही सिस्टम पर हम भी आने वाले समय पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम एक डिजास्टर का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़ा करेंगे, यहाँ लोकल लोगों की टीम को, समाज को भिन्न भिन्न प्रकार के डिजास्टर्स में अवेयरनेस करने के लिए, वहाँ के लोगों को रहने के, जैसे अब आसाम जाते हैं तो भूकंप बहुत आते हैं, कहीं बाढ़ें बहुत आती हैं। हमारा ज्योग्राफी जो ढांचा है पूरे देश का अलग अलग है। जी जी, तो उसी प्रकार के हम करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। लेकिन मीनाक्षी, जो मैं सवाल डडवाल साहब जी से कर रहा था कि जब बाढ़ आती है या कोई भी और आपदा आती है, सबसे पहला काम होता है बचाव का, कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।
तो आमतौर पर हम देखते हैं या तो स्कूल की बिल्डिंग्स में या जो सामुदायिक भवन होते हैं या बारात घर होते हैं, उस तरह की जगहों पर लोगों को रखा जाता है। एक तो ये कि जब बाढ़ आती है, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आनी ही है, तो जो बचाव का काम होता है उसके लिए हमारी कितनी तैयारी होती है, एक बात। और दूसरी बात, जैसे केरल के मामले में मैंने पहले भी कहा कि हर कोने से हर वर्ग के लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन किस तरह से मदद करनी है, वो मदद कैसे पहुंचाई जाए, कौन सी वस्तु भेजी जाए, इस मामले में बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। तो उसमें आप अपना अनुभव अगर बता सकें। हाँ नहीं, हम लोग यही क्योंकि जब कोई आपदा आती है जैसे केरल में आई है, अब अगर आप उस टाइम पे लोगों से कहेंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं होना चाहिए था या वैसा नहीं होना चाहिए था, वो बात उस टाइम बेकार है। उस टाइम जो चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पे जो भी सामान की ज़रूरत है या जो भी हेल्प मदद की ज़रूरत है उसकी बात होनी चाहिए। तो हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि बाकी के साल, जो पूरा साल जो जब आपदा नहीं है तब भी लोगों में बात हो कि भाई जो लोग, स्पेशली जब कोई डिजास्टर के थोड़े समय बाद, जैसे केरल में कुछ समय बाद या उत्तराखंड में वो फ्लड्स हो जाने के बाद, हालांकि उत्तराखंड में हर साल फ्लड्स आ रहे हैं उसके बाद भी, तो वहाँ के लोग अफेक्टेड जो हैं वो उनके ऊपर असर एक डिजास्टर का काफी लंबे समय तक रहता है। तो बाकी देश के लोगों का ये समझ पाना, वो एक एजुकेशन, एक अवेयरनेस की बात जो है वो हम लोग पूरा साल लगातार करते रहते हैं लोगों के बीच में, ताकि जो हम ये समझा सकें कि जब कोई आपदा आती है तो क्या सोच के देना चाहिए, किस किस तरह का सामान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, और क्या कैसे एक डिजास्टर के बाद में स्थितियां कैसे बदलती रहती हैं। एक शुरू का फेज जो है वो इवैक्यूएशन का है, रेस्क्यू का है, फिर उसके बाद रिलीफ का फेज है, फिर रिहैबिलिटेशन का फेज है। तो उसमें जो आपदाग्रस्त है उनकी ज़रूरतें बदलती रहती हैं, उनको जिस तरह की मदद चाहिए वो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसको हमको ध्यान में रख के, बाकी जैसे पूरा देश इस टाइम आगे आया है उसको हमको कंटिन्यू रखना है, बट एक सर्टेन तरीके से उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। जी, और वो अलग अलग चरण उन जरूरतों के, मीनाक्षी बात करेंगे इस पर आगे, लेकिन माधव गाडगिल साहब इस वक्त पुणे से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। माधव गाडगिल साहब, आजकल बड़ी अखबारों में आपके रिपोर्ट की चर्चा है, मीडिया में कई जगह हमने पढ़ा कि वेस्टर्न घाट को लेकर आपने जो रिपोर्ट फाइल की थी 2011 में, अगर उस पर काम किया गया होता तो शायद केरल की बाढ़ में जितना नुकसान हुआ है वो नहीं हुआ होता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2011 में जो हमने अहवाल रिपोर्ट पर सादर किया था उसमें कई ऐसी सूचनाएं थी कि जो उसका अमल हो जाता तो जरूर बाढ़ तो आती, क्योंकि बहुत इस साल बारिश हुई है, मगर कई चीज़ों पे पाबंदी होती और इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। जी, तो आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अब हमने ये सुना कि जो प्लेन्स में बाढ़ आई वो तो आई, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ और उस वजह से वहाँ मदद टाइम पे नहीं पहुँच पाई, एक बात। और दूसरी बात, आर्थिक नुकसान भी काफ़ी हुआ। वहाँ पर जो कॉफ़ी प्लांटेशन था या जो काली मिर्च या दूसरे मसाले की फसल थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और वहाँ पे अब लोगों को नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी। तो अब क्योंकि जैसा हमने शुरू में भी कहा कि हर आपदा एक सबक भी छोड़ के जाती है और उसको अवसर के तौर पर भी, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक बेहतर कल बनाने के लिए। जी, मैं तो सोचता हूँ कि ये आपदा है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है प्रभाव वो होगा कि हमारा प्रजातंत्र उसको सबल करना, क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड्स हो रही है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है बहुत ही ये स्टोन क्वारीज। और हमारे अहवाल के साथ जो लोगों में जागृति हुई, उस वक्त केरल विधानसभा ने इसकी जांच की तो उनका निष्कर्ष था कि 100 में केवल 10% ये जो स्टोन क्वारीज वगैरह है वो वैध है और 90% ये अवैध है। और लोग बहुत असंतुष्ट थे। मैंने काफी दफे केरल में गया था, सारे जगह ग्राम सभाओं ने मना किया था इन स्टोन क्वारीज को, तो भी उन पे वो स्टोन क्वारीज इम्पोज कर जा रही थी। तो हमारे अहवाल में भी यही था कि लोगों को इसमें सहभागी करके निर्णय होने चाहिए,
जो हमारे अहवाल के अनुकूल होता, तो अभी तक ये जो इन badly managed और अवैध और विदाउट एट द ऑपोजिशन ऑफ लोकल पीपल जो चल रहा है वो रुक जाता। जी और जी यही जी गाडगिल जी, का बाद बिल्कुल तो हम बिल्कुल। और यहाँ अभी तक की चर्चा में भी यही बात सामने आई कि समाज के तौर पर लोगों की सहभागिता के साथ ही न सिर्फ आपदाओं के असर को कम किया जा सकता है बल्कि बचाव और राहत के काम में भी उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत सारे लोग स्टूडियो में मौजूद हैं। आप में से कुछ लोग सवाल करना जी, अब नीचे से आप अपना नाम पहले बता दीजिएगा। मेरा नाम है रविंद्रन। मैं संजय साहब से पूछना चाहता हूँ जी, ये एनडीआरएफ का ऑफिस केरला में है और ओकी डिजास्टर के बाद केरला में परमानेंटली कर दिया, नहीं तो ऐसे चल रहे हैं? जी हाँ, वो हमारा परमानेंट सेंटर है वहाँ पर, और उसका स्ट्रेंथ भी पहले से भी बढ़ाने का प्रस्ताव था और उसके बाद भी बढ़ाया गया है। और वहाँ पर हम अलग से एक सेंटर जो है वो परमानेंट रूप से बनाने के लिए कैंपस भी बनाने पर विचार कर रहे हैं। मेरा नाम राजलक्ष्मी जी। इनसे मेरा क्वेश्चन है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉमन पीपल के लिए एनडीआरएफ की तरफ से कुछ दे रहे हैं क्या, इसके हाउ टू फेस द सिचुएशन? किसी भी आपदा से या आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जो क्षमता है उसको बढ़ाएं, और जितने लोग होंगे वो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर होता है। जैसा मैंने बताया कि हम सरकारी एजेंसीज को तो ट्रेनिंग देते ही हैं, उसके साथ ही हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। जैसे कम्युनिटी के लिए हम कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देते हैं, जिसमें कि एनजीओ जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी है, और जो वहाँ के स्थानीय पंचायत, स्थानीय संस्थाएँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, उन सब का जो भी वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या सब डिवीज़न का एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन सबको हम ट्रेनिंग देते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम देते हैं। इसके अलावा हमारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स है जो कि बच्चों को अपने बचाव के बारे में सिखाते हैं, जिसमें कि अगर किसी आपदा की स्थिति में बच्चे क्या प्रिकॉशंस लें, चाहे वो अर्थक्वेक सिचुएशन हो या इसमें बाढ़ की स्थिति हो। और सब में हम, जैसे बाढ़ के बात अभी चल रही है, तो उसमें जो कॉमन उपयोग की चीज़ें हैं, जो सामान्य घरेलू चीज़ें हैं, उसका उपयोग करके कैसे अपना बचाव करेंगे, इस स्थिति में हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कहाँ शरण लेनी चाहिए, इन सारी बातों पर जोर देते हैं। बेसिकली समाज में उसकी, जैसा मीनाक्षी भी बार बार करेंगे, चर्चा होती रहनी चाहिए। जब आपदा नहीं होती है तो उस वक्त में उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हो, जहाँ भी संभव है लोगों को उसके प्रति संवेदनशील बनाने की भी ज़रूरत। और जी, मेरा नाम शोभ माटा है। मेरा सवाल आप ही से है। आप बेहतर कल की बात कर रहे थे, तो मैं आपको वैसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग कह रहे थे कि 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, राइट? 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है केरला फ्लड्स के अंदर। तो जापान में भी आया था, भूकंप आया था और उनकी बहुत बर्बादी हुई थी, उनके 2 शहर पूरे ख़राब हो गए थे। तो उनकी जो रिकवरी थी, उसकी जो गति थी, वो आज जैसे उनका महीनों में ही उनका इतना रिकवरी स्पीड था, तो अब आपको क्या लगता है कि केरला की क्या होगी रिकवरी स्पीड? आप बराबर में दे दीजिए माइक। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम रशिका। और सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हमारे कंट्री में हमेशा क्योर तो फिर भी मिल जाता है बट प्रिवेंशन कभी नहीं होता। इतनी बार फ्लड्स आते हैं हमारे कंट्री में, लेकिन जैसे सर ने बोला कि सेंसिटिव जोन्स हमें पता थे फिर भी कि कहाँ है, तब भी वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और अगर वहाँ एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ होता तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जितना इतना भयानक तस्वीर नहीं होती। और सर, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की एम्प्लॉयमेंट गई है, जिनके सेटल्ड रोजगार छिन गए हैं उनसे, उनका क्या होगा अब आगे? जी, अब ये ऐसा हम लोग को ऐसा लगता है कि ये दिमाग में बैठ गया है कि हर साल असम हो चाहे केरला बाढ़ आनी है। तो सर मुझे लगता है इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि सर ये जब तक एक आपदा बहुत बढ़ ना जाए उसके बाद क्यों दिखाती है सर, ये इससे पहले क्यों नहीं दिखाती, ताकि जैसे अभी इन्होंने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी ऑल नो इट इज बेटर देन क्योर, बट सर व्हाई प्रिवेंशन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट द राइट टाइम? सर जब बहुत कुछ बढ़ जाए तब मीडिया दिखाती है, ऐसा क्यों? जी, बिल्कुल ठीक सवाल है। और आप में से कोई सवाल करना चाहता है? जी, नीचे माइक दे दीजिए, यहाँ पे कॉर्नर में। माय नेम इज मनु। सर, मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जैसे भी हम सभी जानते हैं किसी भी नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए EAP प्लान्स बनाए जाते हैं, दैट इज इमरजेंसी एक्शन प्लान्स। तो हमारी गवर्नमेंट किस तरह से कमिटेड है, क्या एफर्ट्स है गवर्नमेंट की तरफ से उस कैलामिटी से रिलीफ पाने के लिए? जी, आप बराबर में दे दीजिए भाई।
सर मेरा नाम रेणु विश्वकर्मा है। ये जो बाढ़ आई उसका सबसे बड़ा जो तात्कालिक करार था वो बहुत भीषण बाढ़ थी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सिर्फ वजह नहीं थी इतनी बड़ी तबाही की, क्योंकि कहीं ना कहीं केरल में जो इतनी सारी नदियाँ, जैसे सर ने बताया कि लगभग 44 छोटी बड़ी नदियाँ और लगभग 80 डैम, उसके बावजूद इतनी बड़ी तबाही का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं नदियों, पोखरों और तालाबों का अवैध आक्रमण किया गया है। जी वहाँ कौन है? जी अपना नाम बता दीजिएगा, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ, ये मेरा नाम मुरलीधरन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, केरलाइट है। और मेरे को ये बोलना है, हम लोग सर मटेरियल रिकन्स्ट्रक्शन और रोड टू रिकवरी बोलते हैं। देयर इज ए ह्यूमन ट्रेजेडी ऑल्सो इन दिस, दैट पीपल हैव लॉस्ट एवरीथिंग। देयर इज ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन पीपल, हाउ टू कम, एंड इफ यू सी द टीवी एंड थिंग्स यू विल सी दैट people don't know how to come out of it. The emotional thing. I think all these things, I think I don't know the medical or fraternity, psychological, ये support भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग आते हैं उसके हिसाब से उनको जो इमोशनल एक रिकवरी के लिए ताकत देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और आप ही के सवाल से शुरू करते हैं। मीनाक्षी, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा, बाकी सवाल लेंगे, लेकिन जैसा आप कह रही थी कि जब एक आपदा आती है तो उसमें समय के साथ लोगों की ज़रूरतें बदलती जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि टूट जाता है एक आदमी, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई लुट चुकी होती है, सब बर्बाद हो चुकी होती है। उसको हौसला देने के लिए समाज को या सरकारों को या एनडीआरएफ जैसी संस्थाओं को या जैसी संस्थाएं क्या करना चाहिए, क्या किया जाता है? देखिए, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है और जो हम लोग लगातार जिस एक विषय के बारे में, सामान की बात तो एक है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आखिरकार सामान आप किसी एक इंसान को दे रहे हैं जिसका एक आपदा में लगभग सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसके पास ले दे के अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा या एक सेल्फ रिस्पेक्ट रह गया है। और वो अगर किसी शिविर में, रिलीफ कैंप में है, और अगर उसको एक बिल्कुल ही दीनहीन की तरह से, कोई भी नहीं चाहता कि, पहली बात तो ये कि कोई नहीं चाहता कि आप किसी ऐसे डिजास्टर में की चपेट में आ जाए, पर अगर आप आ गए हैं तो आप चाहेंगे कि बाकी का देश जो है, चाहे जो भी एजेंसी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट एजेंसी जैसे गूंज है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो या कोई भी हो, वो उसको उसकी पूरी इज्जत के साथ उसके साथ पेश आए। तो जो इज्जत की बात है या डिग्निटी हम जिसे कहते हैं कि जो लेने वाला है उस दूसरे एंड पे उसकी डिग्निटी का बहुत ध्यान रखा जाए। तो हम लोग इसके बारे में, जो मैं पहले कह रही थी कि हम पूरे साल उसके बारे में बात करते हैं कि जब आप डिजास्टर में किसी के लिए दें तो आप ये बहुत ध्यान रख के दें कि आप सही सामान दें, अच्छा सामान दें, ऐसा सामान दें जो बहुत सोच समझ के दिया हो कि वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं है। तो वो आपको एटलीस्ट एक इंसान को ये तसल्ली तो हो कि मुझे बहुत दीनहीन की तरह ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा, उस तरह से मुझे नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल ही बहुत मजबूर और उस स्थिति में हूँ। तो मुझे एटलीस्ट ये हौसला देने वाली बात जो है, वो हौसला हर उस एजेंसी के लिए ज़रूरी है ध्यान में रखना कि जो उनसे बात कर रहा हूँ। ऋषिपाल जी, बिल्कुल मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि सुनामी जब आया था नागापट्टनम में हम लोग गए वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने देखा कि सड़क के किनारे कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं, चटाइयों के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठा नहीं रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर तबाही जो हुई थी, लेकिन वो सब संपन्न लोग थे एक वक्त में, बहुत मेहनतकश लोग, मछुआरे लोग जो अच्छा पैसा कमाते थे। तो ऐसी चीज़ें वहाँ भेजी गई जिनका कोई मतलब नहीं था। और एक जो आत्मसम्मान, जो डिग्निटी की बात जो मीनाक्षी कह रही हैं, उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? जो आपने श्याम जी प्रश्न उठाया, उसमें मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे देशवासी, क्योंकि ये जब आपदाएं आती हैं तो सारा देश जागता है जी। एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि ये सब चीज़ें ज़रूरत की नहीं देनी चाहिए, लोग भेज देते हैं। हम सामाजिक संस्थाएं इस पर बहुत गहराई से विचार करती हैं। वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को इसके ऊपर सोच विचार करने के लिए भी हम बोलते हैं। अभी एक प्रश्न आया, उसका उत्तर देना चाहता हूँ जी। सरकारें जो लाइफ लॉस्ट होती हैं या बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जिनकी इंश्योरेंस हुई होती हैं, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। विचार करें कि इन आपदाओं में जो डेली वर्कर, डेली काम करने वाला आदमी जो रोटी कमाता है, उसकी रोजी रोटी चली गई होती है। हमने क्लाउड ब्लास्ट हुआ J&K में, लेह के अंदर यही राष्ट्रीय सेवा भारती ने काम किया। जो हॉकर्स थे, जो चक्की पीस के आटा बेचने वाले लोग, गांव के लिए पनचक्कियां लगाना
जिन गांव की जमीनों के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर 2-2, 3-3 फीट सैंड जम गया, उसको बुलडोजर लगा करके हमारे एनजीओज ने ये काम किया। और उस वक्त बेस्ट, और पूरे वर्ल्ड से एनजीओज आए जी। जब वहाँ असेसमेंट टीम बैठी तो बेस्ट एनजीओज का रिवार्ड वहाँ पर सेवा भारती J&K को दिया गया। रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बसाई गई जी, सोलर, तो उसमें पहला स्थान किसी बेस्ट एनजीओज को दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दी गई जी। हम इन्हीं पैरामीटर्स पर केरल पर भी काम करने वाले हैं। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं फिर आपके माध्यम से, इस चैनल को पूरा देश देख रहा होगा, सरकारी एजेंसियां देख रही होंगी, आने से पहले हमारे कार्यकर्ता सिर्फ वहां पर उड़की में काम कर रहे हैं। बार बार उनकी अंदर से एक कार्यकर्ता रो पड़ा, उसने ये बोला कि आप चैनल में जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट जरूर कर दीजिए कि कोई सरकारी एजेंसी, सरोज जी खड़े हैं, तुरंत वहां पर भेजें, क्योंकि कुछ लोग, जैसे अभी बताया, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो लोग लाइफ बचाने के लिए ऊपर हिल्स पर गए हैं पर वो गिर रहा है नीचे को जी, लोगों के पास खाना नहीं है जी, और एनजीओज की एक सीमाएं होती हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हमारे हैं। कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास अभी यहाँ पर लाने के लिए पर्याप्त फूड नहीं है। पहले तो हमें उनकी जिंदगी बचानी है, और जिंदगी बचाने के लिए उनको पानी, और अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई सैनिटेशन प्रॉब्लम एक और आती है इमीडिएट। अभी हमारे 20,000 वर्कर सिर्फ एक ही काम पर लगे हुए हैं कि जहाँ ये लोग ला करके निकाल रहे हैं उनके लिए फिर बीमारियां फैलती हैं, सैनिटेशन समस्या शुरू होती है, उनके लिए सैनिटेशन प्रॉब्लम्स को हाउ टू सॉर्ट आउट। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इज देयर। जी बिल्कुल सही बात है। जब चारों तरफ पानी का सैलाब हो तो वैसे में पीने का पानी और सैनिटेशन एक बड़ा मसला होता है। एक और शाम जी, छोटी सी बात जी संक्षेप में, क्योंकि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है जी। हाँ, नहीं, एक संवेदना देना चाहता हूँ, सारे देश को जागरूक करना। हमारा कार्यकर्ता एक जिसने कई लाइफ्स को तैरना आता था, विशाल नाम का लड़का था, 24 साल की क्वाइट यंग एज का था, वो उसकी मृत्यु हुई है। जी मैंने कहा कि कई हीरो हमारे सामने इस आपदा में भी आए हैं। उसमें मछुआरे हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वहां पर गूंज के कार्यकर्ता हैं। तो ये सब आपदाओं में हीरो की तरह उन्होंने काम किया है। बिल्कुल 65,000 मेल और 20,000 जी बिल्कुल, लेकिन और कई मसले सामने आए हैं, उन पर भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। और जी 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 प्लीज। हमारा बहुत पूर्व प्रधानमंत्री पुराने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक प्रपोजल था, लिंकिंग ऑफ रिवर्स। जी जी बिल्कुल। विल इट बी अ सॉल्यूशन फॉर दिस? जी, और यहीं से दो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा प्रोफेसर गोसाई। एक तो नदी जोड़ना क्या सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा जो आप जिक्र कर रहे थे, आपने जब पहले अपनी बात की डैम्स की, जो डैम मैनेजमेंट है हमारे देश में वो कितना सक्षम है? डैम मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कि अभी हम किसी भी डैम पे ये फोरकास्ट करके कि कितना उसमें पानी आने वाला है, उसके बेसिस पे उसको हम ऑपरेट नहीं कर रहे। कोई भी एक डैम ऐसा नहीं है जिसको कि हम कर रहे हैं। सिर्फ एक जो पहला केस जो हुआ है इसका तापी रिवर पे ओकाई डैम का, जिसमें कि हमने उसमें दिया है योगदान, और उसमें उनके पिछले 7 साल ये करने की ज़रूरत है, ये करने की बहुत ज़रूरत है जी। क्योंकि एक क्वेश्चन बीच में आया था कि हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं है, रिएक्टिव क्यों हैं। वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी इसी केस में अगर हमने 3 दिन पहले हमें मालूम होता कि ये होने वाला है, ये जगह है जहाँ पे कि बहुत बाढ़ आने वाली है, तो एटलीस्ट लाइफ एंड मोबाइल प्रॉपर्टी दैट कुड हैव बीन सेव्ड, वो ज़रूरी है। एंड वो एक चीज़ है जो कि प्रोएक्टिवली की जा सकती है, और उसके लिए सारे सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन प्लेस। कि ऐसे हमारे होना चाहिए कि वहाँ से IMD ने क्या फोरकास्ट दिया, उसको हम कैसे इमीडिएटली कन्वर्ट करें, और 2 या 3 दिन पहले अगर हम इतना लीड टाइम दे देते हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी मॉक ड्रिल्स नहीं होती। आप अगर जापान की बात करें, वहाँ मॉक ड्रिल्स होती हैं जी, हर साल में 3 बार करते हैं कि अगर भूचाल आएगा हम जो ही वार्निंग देंगे कैसे आप रिएक्ट करेंगे। हमारे कभी भी इसमें मॉक ड्रिल नहीं हुई कि जितने भी हमारे एक समाज के तौर पर हमें और ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है जी। लेकिन क्योंकि समय की कमी है, डॉक्टर राठौर आपके पास मैं आना चाहूँगा। 1953 से 2017 का हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया। ये बात तो सही है कि बचाव का जो काम है और राहत का काम है वो बहुत बेहतर हुआ है, चाहे वो गूंज जैसे संगठन हो, सेवा भारती जैसे संगठन हो, या फिर NDRF हो, फौज हो, हमारी तीनों सेनाएं उतर पड़ती हैं और हम जानें बचा लेते हैं। लेकिन बड़ा आर्थिक नुकसान अभी भी हो रहा है, और बाढ़ जो आ रही है उसकी संख्या 2 गुनी हो गई है पूरी दुनिया भर में, भारत में नहीं। तो जो मौसम में बदलाव
आ रहा है उसके कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये जो एक नई चुनौती दुनिया के सामने है, हम वैज्ञानिक तौर पर उनसे निपटने के लिए, उसके बारे में शोध करने के लिए कितने तैयार हैं, कितना अच्छा काम हम कर रहे हैं? श्याम जी, इस प्रश्न से पहले मैं जो दर्शक दीर्घा से प्रश्न है उसका थोड़ा संक्षेप में उत्तर देना चाहूँगा। आपने पूछा कि नदियों को जोड़ने वाला जी ये सब जगह व्यवहारिक नहीं है। और अगर केरल के संदर्भ में बात करें तो जैसा मैंने कहा कि केरल की सभी नदियां जो है पश्चिमी दिशा में आकर के अरब सागर में मिलती है, वहाँ इसका उस तरह से हल नहीं है। लेकिन एक वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया गया, क्योंकि अलग अलग आल्टीट्यूड्स पर, ऊंचाई पर जो जलाशय है उनको जोड़ा गया है। और ज़्यादा आवश्यकता ये है कि पानी को पश्चिम में नहीं ले जा करके उसको अगर पूर्व में ढाल दें, ऐसा ढाला भी गया है। एक परियोजना है जो कि तमिलनाडु में पानी पहुंचा रही है। ऐसे काम ज़्यादा बेहतर होंगे जी। और जो ये मूल प्रश्न है कि किस प्रकार जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और उसका जो आपदाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या हम चुनौतियों के लिए तैयार हैं। तो जो प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन हम कर रहे हैं जी, उसके चलते अब तक पिछले जो आपने जिक्र किया 60-70 जो औद्योगिकरण के पश्चात करीब करीब 1 डिग्री 0.8 डिग्री सेल्सियस के तापमान की वृद्धि हो चुकी है। और इसके चलते जो अतिवृष्टि की घटना है, बारिश की मात्रा कोई विशेष नहीं बढ़ी है। अलबत्ता जो पश्चिमी घाट है भारत के, यहाँ पर बारिश की मात्रा बढ़ी है। लेकिन सबसे चिंता का विषय जो है, वर्षा के दिनों की संख्या कम हुई है। और उसका सीधा तात्पर्य ये है कि कुछ एक घटनाओं में ही अधिक मात्रा में बारिश आ जाती है और उसी के चलते ये बाढ़ और ये प्राकृतिक आपदाएं आती है। जहाँ तक बाकी आपदाओं का सवाल है, जो मौतें होती है जी, वो सूखे से या बाढ़ से उतनी आजकल अब नहीं होती है। मौतें चक्रवात से भी अब मौतें नहीं होती हैं। पहले 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग मर जाते हैं। लेकिन अब अपने आप पूरी आपदा प्रबंधन जो है वो बेहतर हुआ है। लेकिन जहां मौतें हो रही है, नई आपदाएं, नई चुनौतियां आ गई। आपने देखा इसी वर्ष जो बिजली गिरने से करीब 3000 लोगों की मृत्यु हो गई जी। हीट वेव, ये पिछले 10 वर्षों में अगर आंकड़े देखें मृत्यु के जी, तो निरंतर इजाफा हो रहा है। 2,500-3 हजार प्रति वर्ष हीट वेव से मर जाते हैं। अब हमने उसको रोकने के लिए बेहतर पूर्वानुमान का एक तरीका बनाया और जो भूमि पर हीट वेव से लड़ने के लिए जहां हीट वेव होती है वहां नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और सब मिलकर के एकीकृत तरीके से और समाज को जागरूक किया जाए, क्योंकि यहाँ लोगों को इग्नोरेंस के कारण मृत्यु अधिक होती है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जागरूकता, लोगों की सहभागिता, ये बहुत ज़रूरी है। और जो नई चुनौतियां हैं, तकनीकी तौर पर हम लोग विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन हमारा सुधरा है। बाढ़ के बारे में एक संक्षेप में कहना चाहूँगा। बाढ़ के बारे में शमन यानी मिटिगेशन की जब बात करते हैं तो 2 तरीके हैं। पहला तो पानी को लोगों से दूर रखा जाए, यानी बाढ़ को लोगों से दूर रखा जाए, और दूसरा लोगों को बाढ़ से दूर रखा जाए जी। हम कहीं न कहीं दोनों में ही चूक रहे हैं जी। और जलाशय प्रबंधन का जो गोसाई साहब ने बहुत गहरा मुद्दा उठाया और गाडगिल साहब ने भी मुद्दा उठाया, वहां हमसे बहुत भारी चूक हो रही है। वैज्ञानिक तरीके से जलाशयों का प्रबंधन नहीं होता है। केरल में भी इस बार अगर किया जाता तो ये मौतें नहीं होती। पूर्वानुमान था, समय था। आप जुलाई के आखिर में पूरे जलाशय लबालब भरे हुए बैठे हैं, पानी नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी पता है कि पूर्वानुमान है बारिश का, और ना भी हो तो भी अभी तो इतना समय बचा हुआ है जी। तो इन पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है जी। मीनाक्षी, संक्षेप में जी। मैं बस एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी इसमें, जो आपने कहा कि आर्थिक नुकसान जो बहुत होता है, तो आर्थिक नुकसान शायद हमें ये भी समझने की जो मैंने पहले भी कहा कि समाज के तौर पे समझने की ज़रूरत है। तो अगर एक जगह पे कहीं पे होता है, कोई कहीं बाढ़ आती है या देश के 7 या 10 राज्य अगर उसमें उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो उसका असर बाकी के देश पे भी आएगा जी।
चाहे वो माइग्रेशन के तौर पे आए या इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे आए या और लोगों के डायरेक्ट काम के तौर पे आए, जीविका के पूरा समाज, पूरा देश जानते हैं प्रभावित होता है। वो आइसोलेशन में ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में आपदा आई है सिर्फ वो लोग प्रभावित, मतलब जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे किसान परेशान है, और वो अगर उनके पास पानी नहीं आ रहा तो हमारा खाना पीना जो हम शहर में बैठे हैं वो महंगा होगा या उसका डायरेक्ट असर आएगा। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और इसलिए जी बहुत ही संक्षेप में सर जी मुझे जो लगता है जैसे सेना एजेंसियां अपना काम करती हैं, काश ऐसे नेशनल मुद्दों के ऊपर देश में जो एनजीओज काम करते हैं उनके सिलेक्टेड लोग एक प्लेटफार्म पर बैठ करके समाज को अवेयर का काम करेंगे तो एक अच्छा विषय जाएगा। राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ आज की स्थिति में 1000 एनजीओ एफिलिएटेड हैं। जी जी बहन जी गूंज से आई हैं। जी ऐसे इश्यूज पर हम सब देश के एनजीओज एक साथ मिलके समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने की ऐसा भी एक संदेश हो सकता है। माफ कीजिएगा क्योंकि समय की कमी है, और कई सवाल आए थे कि मसलन मीडिया का जो रोल है वो आमतौर पर आपदा आने के बाद हम आपदा की तस्वीरें लगातार दिखाते हैं, उन हीरोज को भी दिखाते हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब अवेयरनेस का सवाल है, जब जागरूकता का सवाल है या ट्रेनिंग का सवाल है, मीडिया को भी शायद उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है, साल भर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपदा के वक्त काम करने से बात नहीं बनेगी। इसके अलावा ये बात जरूर है, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, यहाँ चर्चा में भी बार बार ये बात आई कि आपदा प्रबंधन हमारे देश में बेहतर हुआ है, चाहे वो राज्य सरकारों की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो या फिर गैर सरकारी संगठनों का सवाल हो, सब मिलकर समाज के तौर पर भी हम लोगों की जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बदलता मौसम, बदलती जलवायु एक बड़ी चुनौती है, और साथ साथ पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, हमारे बांधों का बेहतर प्रबंधन, ये मसले भी हैं जिन पर पूरे समाज और देश को सोचना होगा अगर आपदाओं के नुकसान को कम करना है। बचाव और राहत के अलावा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है पुनर्निर्माण की, और ये ज़रूरी है कि जब लोग आपदा से जूझकर बाहर आते हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो उनको न सिर्फ मदद दी जाए बल्कि डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ उनको मदद दी जाए, और उनकी जीविका के साधनों को तैयार करने में न सिर्फ सरकार बल्कि समाज को भी साथ आना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि केरल में जो बाढ़ आई है उससे लोग जल्दी ही बाहर आएंगे और पुनर्निर्माण के काम में न सिर्फ सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी होगी बल्कि पूरा देश उनके साथ होगा। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।